11th क्लास की फिजिकल एजुकेशन में हमारी लास्ट एंड 10th यूनिट है ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स, यानी खेलों में प्रशिक्षण और डोपिंग। इस यूनिट में हमारी 5 सब यूनिट्स रहेगी, जो है कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, ट्रेनिंग लोड, ओवरलोड, एडेप्टेशन एंड रिकवरी, वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन टाइप्स, मेथड एंड इंपॉर्टेंस, कंसेप्ट ऑफ स्किल, टेक्निक, टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज, और concept of doping and its disadvantages. Welcome to our channel Study Physical Education. तो इस यूनिट की पहली सब यूनिट से शुरू करते हैं, जो है कंसेप्ट एंड प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, यानी खेल प्रशिक्षण की अवधारणा और सिद्धांत। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के मीनिंग को समझने के लिए हमें मैटवेजिव की डेफिनेशन को पढ़ना चाहिए। यह डेफिनेशन बहुत ही सिंपल और बेस्ट तरीके से स्पोर्ट्स ट्रेनिंग को डिस्क्राइब करती है। यह डेफिनेशन कहती है कि स्पोर्ट्समैन को तैयार करने के बेसिक फॉर्म या मेथड को स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कहते हैं। यानी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग हमें एक बेसिक तरीका बताती है जिससे सभी स्पोर्ट्स के एथलीट्स तैयार किए जाते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की कई डिफरेंट एक्सपर्ट्स ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी है। यहाँ कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन दी है जिन पर एग्जाम में अक्सर क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के कई प्रिंसिपल्स हैं जिन पर एग्जाम में कॉमनली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यह प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रेनिंग, प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ लोड, प्रिंसिपल ऑफ साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी, प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। अब हम इन प्रिंसिपल्स को डिटेल्स में समझेंगे। सबसे पहला प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी ऑफ ट्रेनिंग। यह प्रिंसिपल कहता है कि ट्रेनिंग एक कॉन्टिन्यूअस और रेगुलर चलने वाली प्रक्रिया है। बेस्ट परफॉर्मेंस पाने के लिए यह जरूरी होती है। ट्रेनिंग के बीच में अनप्लान्ड ब्रेक या इंटरवल से परफॉर्मेंस गिरती है और स्पोर्ट्स पर्सन अपने एम को अचीव नहीं कर पाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ लोड प्रोग्रेशन। यह प्रिंसिपल कहता है कि परफॉर्मेंस को ऊपर उठाने के लिए हमें कुछ ट्रेनिंग करनी पड़ती है, जिसे ट्रेनिंग लोड कहते हैं। यह ट्रेनिंग लोड ना तो कम होना चाहिए ना ही बहुत ज़्यादा होना चाहिए। यह स्पोर्ट्स पर्सन की कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑप्टिमम होना चाहिए। लोड प्रोग्रेशन दो तरह से होते हैं, लीनियर मेथड और स्टेप मेथड। लीनियर मेथड में लोड लीनियर फॉर्म में इंक्रीज होता है, यानी लोड बहुत जल्दी इंक्रीज किया जाता है लगभग हर सेशन में। स्टेप मेथड में एक पर्टिकुलर लोड कुछ समय तक सेम रखा जाता है और फिर इंक्रीज किया जाता है। इसी तरह से अगले लोड को भी कुछ समय तक करने के बाद बढ़ाया जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग। यह प्रिंसिपल कहता है कि ट्रेनिंग में साइक्लिसिटी यानी रिपीटिशन होता है। यह प्रोसेस बार बार रिपीट होता है, जैसे पीरियडाइजेशन के प्रिपरेटरी फेज के बाद कंपटीशन फेज और फिर उसके बाद ट्रांजिशनल फेज और फिर दोबारा से प्रिपरेटरी फेज आता है। यह साइकिल बार बार रिपीट होता है और इसी को साइक्लिसिटी ऑफ ट्रेनिंग कहते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। यह प्रिंसिपल कहता है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम डिज़ाइन करने से पहले इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हर इंडिविजुअल की डिमांड और कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस फिजिकल फैक्टर के बेसिस पर हो सकता है, जैसे एज, सेक्स एटसेट्रा, और साइकोलॉजिकल फैक्टर जैसे इंटरेस्ट, मोटिवेशन एटसेट्रा, और फिजियोलॉजिकल फैक्टर के बेसिस पर भी हो सकते हैं, जैसे VO2 मैक्स, मसल फाइबर टाइप्स एटसेट्रा। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ वैरायटी। एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग बार बार करने पर हमारी बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है। इससे हमारा होम्योस्टेसिस यानी इंटरनल फंक्शनिंग बैलेंस ऑफ आवर बॉडी स्टेबल हो जाता है, जबकि परफॉर्मेंस इंप्रूव करने के लिए इसका डिस्टर्ब होना जरूरी होता है। इसलिए यह प्रिंसिपल कहता है कि हमारे लोड में वैरायटी होनी चाहिए। वैरायटी के लिए दूसरे स्पोर्ट्स खेले जा सकते हैं, एक्सरसाइज का नेचर चेंज किया जा सकता है, दूसरे एनवायरनमेंट में ट्रेनिंग की जा सकती है और ट्रेनिंग लोड के कंपोनेंट में बदलाव किए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी। यह प्रिंसिपल कहता है कि स्पेसिफिक ट्रेनिंग लोड से बॉडी में स्पेसिफिक रिस्पांस और अडेप्टेशन होती है। इसलिए स्पोर्ट्स पर्सन जिस स्पोर्ट्स से है उसे उसी तरह की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। जैसे मैराथन रनर और वेट लिफ्टर दो डिफरेंट स्पोर्ट्स हैं और उनकी ट्रेनिंग भी स्पेसिफिक होगी। मैराथन रनर को
वेट लिफ्टिंग की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती और वेट लिफ्टर को मैराथन की ट्रेनिंग नहीं दी जा सकती। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी। यह प्रिंसिपल कहता है कि ट्रेनिंग से जो भी एथलेटिक परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है वह परमानेंट नहीं होती है। इसलिए ट्रेनिंग में ब्रेक आने पर या तो ट्रेनिंग छोड़ने पर हमारी परफॉर्मेंस में दोबारा से गिरावट आ जाती है और हम दोबारा उसी लेवल पर आ जाते हैं जहां से हमने शुरू किया होता है। इस यूनिट की हमारी दूसरी सब यूनिट है ट्रेनिंग लोड, ओवरलोड, एडेप्टेशन एंड रिकवरी, यानी प्रशिक्षण भार, अतिभार, अनुकूलन और पुनर्प्राप्ति। सबसे पहले हम ट्रेनिंग लोड के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ट्रेनिंग लोड का मतलब होता है वह फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल डिमांड जो किसी इंडिविजुअल पर इसलिए डाली जाती है ताकि उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। ट्रेनिंग लोड के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इसे रेगुलेट करने के लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं। इसमें सबसे पहले है इंटेंसिटी। इसे हम काम की डिग्री ऑफ डिफ़िकल्टी के रूप में डिफ़ाइन कर सकते हैं, यानी कोई काम जितना ज़्यादा मुश्किल होगा उतनी ज़्यादा उसमें इंटेंसिटी होगी। जैसे 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जॉगिंग करने वाले की इंटेंसिटी 8 किलोमीटर पर आवर वाले से ज़्यादा होगी, या जो 100 केजी वेट उठाता है वह 90 केजी वेट उठाने वाले से ज़्यादा इंटेंसिटी पर काम करता है। नेक्स्ट कंपोनेंट है डेंसिटी। दो मोटर टास्क या एक्टिविटी के बीच में रेस्ट पीरियड को डेंसिटी कहते हैं, जैसे जिम में वेट एक्सरसाइज के 2 सेट्स के बीच का गैप। नेक्स्ट कंपोनेंट है फ्रीक्वेंसी। यह एक सेट में किसी एक्सरसाइज के नंबर ऑफ रिपीटिशंस को कहा जाता है। इसके बाद है वॉल्यूम। यह एक्सरसाइज के टोटल वर्क डन से रिलेटेड है। एक बार में जो भी ट्रेनिंग की गई है उसकी टोटल मात्रा को वॉल्यूम कहते हैं। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज। 3 तरह की एक्सरसाइजेज होती है, बेसिक, स्पेसिफिक और कॉम्पिटिटिव। इन टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज के बेसिस पर भी हम ट्रेनिंग लोड को रेगुलेट कर सकते हैं। लास्ट कंपोनेंट है मूवमेंट क्वालिटी। यह 2 तरह की होती है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। यह भी ट्रेनिंग लोड को रेगुलेट करने में बहुत हेल्पफुल है। ट्रेनिंग लोड 2 तरह के होते हैं। पहला है ऑप्टिमम लोड। ऑप्टिमम लोड एग्जैक्टली हमारी बॉडी की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग होता है, जो कि कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग के लिए बेस्ट है। इससे बिल्कुल ऑप्टिमम एडेप्टेशन होती है। दूसरा है क्रिटिकल लोड। यह लोड हमारी कैपेसिटी से थोड़ा ज़्यादा होता है और परफॉर्मेंस को ऊपर उठाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत कंट्रोल्ड और लिमिटेड होनी चाहिए, वरना परफॉर्मेंस डाउन भी हो सकती है। नेक्स्ट है साइन एंड सिम्टम्स ऑफ ओवरलोड। यानी हम कैसे जानेंगे कि हम जो लोड दे रहे हैं वह ओवरलोड तो नहीं है, क्योंकि ओवरलोड होने से हमारी परफॉर्मेंस में गिरावट आ जाती है। यहाँ परफॉर्मेंस में डिक्रीज कैसे आता है इसे हम आगे समझेंगे। ओवरलोड के कई सिम्टम्स हैं जिन्हें हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है साइकिक सिस्टम। इसमें आते हैं एक्साइटेशन का बढ़ना, मोटिवेशन कम होना, कॉन्फिडेंस कम हो जाना, ट्रेनिंग करने से मना करना, हिस्टेरिया होना यानी अनकंट्रोल्ड इमोशंस, और जो क्रिटिसाइज करते हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना। दूसरा है परफॉर्मेंस सिम्टम्स। इसमें आते हैं कोऑर्डिनेशन कम हो जाना, रेपिटेशन ऑफ मिस्टेक्स, मूवमेंट रिदम और फ्लो खराब हो जाना, कंसंट्रेशन कम हो जाना और हारने का डर आना। और लास्ट है सोमैटिक फंक्शनल सिम्टम्स। इसमें आते हैं नींद ना आना, भूख कम लगना, वेट लॉस हो जाना, डाइजेशन डिस्टर्ब हो जाना, इंजरीज और इन्फेक्शन होने का ज़्यादा चांस हो जाते हैं, वाइटल कैपेसिटी और पल्स रिकवरी कम हो जाना। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एडेप्टेशन। जब कोई पर्टिकुलर लोड किसी स्पोर्ट्समैन को बार बार दिया जाता है तो वह इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर लोड के लिए यूज टू हो जाता है। स्पोर्ट्समैन की लोड बियर करने की कैपेसिटी बढ़कर स्टेबल हो जाती है। इसी को एडेप्टेशन कहते हैं। एडेप्टेशन बेसिकली हमारी फिजिकल और फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी का हायर लेवल पर स्टेबल हो जाना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सुपर कंपनसेशन। इसे ओवर कंपनसेशन भी कहते हैं। ट्रेनिंग के दौरान हमें थकान होती है और हमारी परफॉर्मेंस डाउन होती है। रिकवरी पीरियड में यह दोबारा से ऊपर उठती है और हमारी लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी यानी करंट परफॉर्मेंस लेवल से ऊपर चली जाती है। रिकवरी पीरियड में जो परफॉर्मेंस ऊपर उठती है उसे फेज ऑफ कंपनसेशन कहते हैं।
और जो परफॉर्मेंस लाइन ऑफ प्रोफिशिएंसी से ऊपर जाती है उसे सुपर या ओवर कंपनसेशन कहते हैं। यहाँ हम कंडीशन ऑफ अडेप्टेशन को डिस्कस करेंगे। बेसिकली यह बताती है कि अडेप्टेशन कब होती है और कब नहीं होती। इसमें पहली कंडीशन है जिसमें ऑप्टिमम लोड है और रिकवरी भी ऑप्टिमम ही है। दूसरी कंडीशन में लोड कम है जबकि रिकवरी ज़्यादा है, और थर्ड कंडीशन में लोड ज़्यादा है और रिकवरी कम है। अब हम इनको एक एक कर डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले है ऑप्टिमम लोड एंड ऑप्टिमम रिकवरी। ऑप्टिमम का मतलब होता है ज़रूरत के अनुसार। जब कोई चीज़ न कम हो और न ज़्यादा हो, बिल्कुल उतनी हो जितनी ज़रूरत है, तो उसे ऑप्टिमम कहते हैं। इस कंडीशन में एथलीट को दिया जाने वाला लोड और रिकवरी बिल्कुल उतनी होती है जितनी उसे ज़रूरत है, और इनके ऑप्टिमम होने से बेस्ट अडेप्टेशन होती है। दूसरी कंडीशन में लोड कम होता है और रिकवरी बहुत ज़्यादा होती है। ऐसा तब होता है जब स्पोर्ट्समैन की ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा ब्रेक आ रहे होते हैं या फिर ट्रेनिंग लोड बहुत कम होता है। ऐसे परफॉर्मेंस कम हो जाती है। थर्ड कंडीशन में ट्रेनिंग लोड तो बहुत ज़्यादा होता है लेकिन उस हिसाब से रिकवरी पूरी नहीं मिल रही होती। ऐसे में परफॉर्मेंस बहुत तेज़ी से नीचे गिरती है और एथलीट्स को इंजरी होने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इस यूनिट की हमारी तीसरी सब यूनिट है वार्मिंग अप एंड लिम्बरिंग डाउन टाइप्स, मेथड एंड इम्पोर्टेंस। यानी वार्म अप और लिम्बरिंग डाउन प्रकार, विधि और महत्व। वार्मिंग अप और लिम्बरिंग डाउन किसी भी फिजिकल एक्टिविटी या एक्सरसाइज रूटीन के बहुत ही क्रूशियल कंपोनेंट्स होते हैं। ये बॉडी को एक्सरसाइज के लिए प्रिपेयर करने, परफॉर्मेंस एनहांस करने, इंजरीज प्रिवेंट करने और रिकवरी प्रमोट करने में मदद करते हैं। अगर इन्हें रेगुलरली फिटनेस रूटीन में इंक्लूड किया जाए तो एक्सरसाइज एक्सपीरियंस ज्यादा सेफ, इफेक्टिव और एंजॉयबल बन जाता है। अब हम वार्मिंग अप और लिम्बरिंग डाउन के कंसेप्ट, टाइप्स, मेथड्स और इम्पोर्टेंस को इजीली समझते हैं। वार्मिंग अप वह प्रोसेस है जिसमें बॉडी को एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर किया जाता है। इसमें ऐसे एक्सरसाइजेस और एक्टिविटीज शामिल होती हैं जो धीरे धीरे हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर, ब्लड फ्लो और फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज करती हैं। वार्मिंग अप का मेन एम होता है बॉडी को ग्रेजुअली एक्टिवेट करना ताकि मसल्स, जॉइंट्स और नर्वस सिस्टम एक्सरसाइज के लिए रेडी हो जाए और इंजरी का रिस्क कम हो। आगे हम टाइप्स और मेथड्स ऑफ वार्मिंग अप को डिटेल में समझेंगे। एक एक्टिव वार्म अप। एक्टिव वार्म अप में ऐसे फिजिकल मूवमेंट्स और एक्सरसाइजेस शामिल होते हैं जो डायरेक्टली हार्ट रेट, बॉडी टेम्परेचर और वर्किंग मसल्स में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करते हैं। यह वार्म अप बॉडी को ग्रेजुअली एक्टिवेट करता है और अपकमिंग एक्टिविटी के लिए रेडी बनाता है। एक्टिव वार्म अप के कुछ कॉमन कंपोनेंट्स इस प्रकार हैं। जनरल वार्म अप। जनरल वार्म अप में लाइट एरोबिक एक्सरसाइजेस किए जाते हैं जैसे जॉगिंग, साइकिलिंग या जंपिंग जैक्स। इन एक्सरसाइजेस का पर्पस पूरे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना और ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करना होता है। इससे मसल्स धीरे धीरे एक्टिव होती है और बॉडी एक्सरसाइज मोड में आ जाती है। डायनामिक वार्म अप। इसमें डायनामिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस शामिल होती हैं जहां कंट्रोल मूवमेंट्स के थ्रू स्ट्रेचिंग की जाती है। ये मूवमेंट्स यूजुअली आने वाली एक्टिविटी के एक्शंस को मिमिक करते हैं। डायनामिक वार्म अप से फ्लेक्सिबिलिटी, मोबिलिटी और जॉइंट रेंज ऑफ मोशन इंप्रूव होती है जिससे इंजरी का रिस्क कम हो जाता है। स्पोर्ट स्पेसिफिक वार्म अप। स्पोर्ट स्पेसिफिक वार्म अप पूरी तरह उस स्पोर्ट या एक्टिविटी पर डिपेंड करता है जिसमें एथलीट पार्टिसिपेट करने वाला होता है। इसमें स्पेसिफिक ड्रिल्स, प्रैक्टिस मूवमेंट्स और स्किल्स शामिल होते हैं जो एक्चुअल परफॉर्मेंस से डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। इस तरह का वार्म अप एथलीट को फिजिकली के साथ साथ मेंटली भी कंपटीशन या ट्रेनिंग के लिए प्रिपेयर करता है। इन सिंपल वर्ड्स, एक्टिव वार्म अप बॉडी को धीरे धीरे एक्टिव बनाकर परफॉर्मेंस इंप्रूव करता है और इंजरी से बचाने में मदद करता है। एक्टिव वार्म अप के बाद अब बात करते हैं पैसिव वार्म अप की। पैसिव वार्म अप में बॉडी टेम्परेचर और ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए एक्सटर्नल मेथड्स का यूज किया जाता है बिना एक्टिव मूवमेंट्स या एक्सरसाइजेस किए। हालांकि पैसिव वार्म अप एक्टिव वार्म अप जितना कॉमन नहीं होता, लेकिन कुछ स्पेशल सिचुएशंस में यह काफी यूजफुल साबित होता है, जैसे जब एथलीट इंजर्ड हो या विगरस फिजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने की कंडीशन में न हो। पैसिव वार्म अप के कुछ कॉमन टेक्निक्स इस प्रकार हैं। एक, हीट थेरेपी। हीट थेरेपी में हीट पैक्स अप्लाई करना, हॉट टॉवल्स का यूज करना या हॉट शावर लेना शामिल है। इससे मसल्स में ब्लड फ्लो बढ़ता है और मसल रिलैक्सेशन होती है। हीट थेरेपी अक्सर लोकलाइज्ड एरियाज के लिए यूज की जाती है, खासकर मसल टाइटनेस या स्टिफनेस को कम करने के लिए। 2, मसाज या फोम रोलिंग।
मसाज लेना या फोम रोलर का यूज करना मसल्स को रिलैक्स करने, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करने और मसल टेंशन या स्टिफनेस को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। यह टेक्निक फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले बॉडी को प्रिपेयर करने में बेनिफिशियल होती है। 3. थर्मल क्लोथिंग। थर्मल क्लोथिंग या वार्म लेयर्स पहनने से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज होता है और हीट रिटेन रहती है। यह टेक्निक खास तौर पर कोल्ड एनवायरनमेंट्स में वार्म अप पीरियड्स के दौरान यूजफुल होती है। 4. हॉट बेवरेजेस। कई बार एथलीट्स मैच से पहले कोई गर्म चीज पीते हैं, जैसे चाय या कॉफी। ये हॉट बेवरेजेस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाने में मदद करते हैं। इन सिंपल वर्ड्स, पैसिव वार्म अप एक्सटर्नल हीट और रिलैक्सेशन टेक्निक्स के थ्रू बॉडी को एक्सरसाइज के लिए रेडी करता है, खासकर तब जब एक्टिव वार्म अप पॉसिबल न हो। अब समझते हैं कि वार्मिंग अप इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है। 1. इंक्रीज्ड ब्लड फ्लो। वार्मिंग अप मसल्स में ब्लड फ्लो को इंक्रीज करता है, जिससे मसल्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई बेहतर होती है। इससे मसल परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज होती है और मसल स्ट्रेन या मसल पुल का रिस्क कम हो जाता है। 2. एनहांस्ड फ्लेक्सिबिलिटी। वार्मिंग अप में डायनामिक स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस शामिल होती हैं, जो जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी और रेंज ऑफ मोशन को इम्प्रूव करती हैं। इससे मसल इम्बैलेंस और इंजरी होने की चांसेस कम हो जाती है। 3. इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस। प्रॉपर वार्म अप धीरे धीरे हार्ट रेट को इंक्रीज करता है और कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को अपकमिंग एक्टिविटी के लिए प्रिपेयर करता है। रिजल्ट के रूप में एथलीट की ओवरऑल परफॉर्मेंस बेहतर हो जाती है। 4. मेंटल प्रिपरेशन। वार्मिंग अप सिर्फ बॉडी ही नहीं बल्कि माइंड को भी प्रिपेयर करता है। इससे फोकस, कंसंट्रेशन और रेडनेस बढ़ती है, जो ट्रेनिंग या कंपटीशन में बेटर परफॉर्मेंस के लिए बहुत जरूरी होती है। इन शॉर्ट, वार्मिंग अप इंजरी प्रिवेंशन, बेटर फ्लेक्सिबिलिटी, इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस और मेंटल रेडीनेस चारों के लिए एसेंशियल है। अब बात करते हैं लिम्बरिंग डाउन यानी कूलिंग डाउन की। लिम्बरिंग डाउन, जिसे कूलिंग डाउन भी कहा जाता है, वह प्रोसेस है जिसमें एक्सरसाइज के बाद फिजिकल एक्टिविटी की इंटेंसिटी को धीरे धीरे कम किया जाता है। इसका मेन पर्पस बॉडी को ग्रेजुअली रेस्टिंग स्टेट में वापस लाना होता है। अब हम लिम्बरिंग डाउन के मेथड्स और बेनिफिट्स को सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझते हैं। 1. लाइट एरोबिक एक्सरसाइज। एक्सरसाइज के बाद कुछ मिनट्स तक लो इंटेंसिटी एक्टिविटीज करना, जैसे ब्रिस्क वॉकिंग या जेंटल साइकिलिंग, बहुत यूजफुल होता है। इससे हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर धीरे धीरे नॉर्मल लेवल पर आते हैं और बॉडी पर सडन स्ट्रेस नहीं पड़ता। 2. स्टैटिक स्ट्रेचिंग। स्टैटिक स्ट्रेचिंग में स्ट्रेचेस को रिलैक्स्ड और जेंटल मैनर में कुछ समय तक होल्ड किया जाता है। इससे फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है और मसल टाइटनेस या स्टिफनेस को प्रिवेंट करने में हेल्प मिलती है। 3. डीप ब्रीदिंग एंड रिलैक्सेशन। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और रिलैक्सेशन टेक्निक्स लिम्बरिंग डाउन का इम्पोर्टेंट पार्ट है। ये टेक्निक्स मेंटल और फिजिकल रिलैक्सेशन को प्रमोट करती हैं, मसल टेंशन को रिड्यूस करती हैं और ओवरऑल रिकवरी प्रोसेस को सपोर्ट करती हैं। इन सिंपल वर्ड्स, लिम्बरिंग डाउन या कूलिंग डाउन एक्सरसाइज के बाद बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स करने में मदद करता है, जिससे रिकवरी फास्ट होती है और नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के लिए बॉडी रेडी रहती है। अब समझते हैं कि लिम्बरिंग डाउन क्यों इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। 1. फैसिलिटेट्स रिकवरी। लिम्बरिंग डाउन मसल्स से वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे लैक्टिक एसिड को रिमूव करने में मदद करता है। इससे रिकवरी प्रोसेस फास्ट होती है और मसल सोनेस भी कम होती है। 2. प्रिवेंट्स डिजीनेस एंड फेंटिंग। कूलिंग डाउन धीरे धीरे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को रिड्यूस्ड वर्कलोड के अनुसार एडजस्ट होने का टाइम देता है। इससे अचानक डिजीनेस या फेंटिंग होने का रिस्क कम हो जाता है। 3. प्रोमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी। कूल डाउन फेज में की गई स्ट्रेचिंग फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन या इम्प्रूव करने में हेल्प करती है। बेटर फ्लेक्सिबिलिटी से फ्यूचर एक्टिविटीज में इंजरी होने के चांसेस कम होते हैं और परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव होती है। 4. प्रोमोट्स रिलैक्सेशन। लिम्बरिंग डाउन बॉडी और माइंड दोनों को रिलैक्स करता है। इससे स्ट्रेस लेवल कम होता है और एथलीट में ओवरऑल सेंस ऑफ वेलबीइंग डेवलप होता है। इन शॉर्ट, लिम्बरिंग डाउन रिकवरी, सेफ्टी, फ्लेक्सिबिलिटी और रिलैक्सेशन चारों के लिए उतना ही जरूरी है जितना वार्मिंग अप। इस यूनिट की हमारी 4th सब यूनिट है कंसेप्ट ऑफ स्किल, टेक्निक, टैक्टिक्स एंड स्ट्रैटेजीज, यानी कौशल, तकनीक, रणनीति और युक्तियों की अवधारणा। स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में स्किल, टेक्निक, टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज ये चारों एलिमेंट्स आपस में डीपली इंटरकनेक्टेड होते हैं और कलेक्टिवली ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करते हैं। जहां स्किल और टेक्निक किसी एक्शन को सही तरीके से एग्जीक्यूट करने की फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं, वहीं टैक्टिक्स और स्ट्रैटेजीज डिसीजन मेकिंग और कंपटीशन में सक्सेस हासिल करने का ओवरऑल अप्रोच डिसाइड करती हैं। एथलीट्स और टीम्स इन सभी एरियाज में प्रोफिशिएंसी डेवलप करने की कोशिश करते हैं ताकि वे अपने स्पोर्ट में एक्सेल कर सकें। अब इन कॉन्सेप्ट्स को वन बाय वन समझते हैं।
टेक्निक का मतलब है किसी स्पोर्ट मूवमेंट को करेक्ट और एफिशिएंट मेथड से परफॉर्म करने का प्रोसीजर। इसमें किसी मूवमेंट को करने की प्रॉपर फॉर्म, बॉडी मैकेनिक्स और बॉडी पोजीशनिंग शामिल होती है, जिससे परफॉर्मेंस ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच सके। टेक्निक का फोकस मूवमेंट की क्वालिटी और प्रिसिशन पर होता है। गुड टेक्निक से मूवमेंट ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है, इंजरी का रिस्क कम होता है और एथलीट की परफॉर्मेंस पोटेंशियल मैक्सिमाइज होती है। इसीलिए कोचेस ट्रेनिंग के दौरान टेक्निक को सिखाने और रिफाइन करने पर बहुत ज्यादा जोर देते हैं। स्पोर्ट्स में स्किल का मतलब है स्पेसिफिक फिजिकल एक्शंस या मूवमेंट्स को इफेक्टिवली परफॉर्म करने की एबिलिटी। स्किल में फिजिकल कोऑर्डिनेशन, मोटर कंट्रोल और एथलेटिसिज्म का कॉम्बिनेशन होता है। जब कोई एथलीट किसी टेक्निक की इतनी प्रैक्टिस कर लेता है कि अब वह मूवमेंट ऑटोमेटिकली होने लगे, तो इसे स्किल कहा जाता है। इसीलिए स्किल की डेफिनेशन में कहा जाता है कि इट इज द ऑटोमेटाइजेशन ऑफ टेक्निक। स्किल्स यूजुअली प्रैक्टिस, ट्रेनिंग और रेपिटेशन के थ्रू डेवलप होती है। जितनी ज्यादा सही प्रैक्टिस होगी, स्किल उतनी ही बेहतर होती जाएगी। स्ट्रैटेजीज कंपटीशन को जीतने के लिए बनाए गए प्री प्लान होते हैं कि इंडिविजुअल प्लेयर या पूरी टीम किस तरह खेलेगी। स्ट्रैटेजीज बनाते समय कई फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं, जैसे टीम की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस, अपोनेंट का स्टाइल ऑफ प्ले और कंपटीशन का डिजायर्ड आउटकम। स्ट्रैटेजीज टीम को एक क्लियर फ्रेमवर्क देती है। इसमें एलिमेंट्स शामिल हो सकते हैं, जैसे टीम फॉर्मेशंस, गेम प्लान्स और सब्स्टिट्यूशन पैटर्न्स। टैक्टिक्स का मतलब है गेम प्ले के दौरान लिए गए इमीडिएट डिसीजंस और एक्शंस, जिनका एम अपोनेंट पर एडवांटेज गेन करना होता है। या हम यह भी कह सकते हैं कि जब गेम सिचुएशन को ऑब्जर्व करते जल्दी से जल्दी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सूटेबल स्ट्रैटेजी का सिलेक्शन करना और उसे अप्लाई करना टैक्टिक्स कहलाता है। इसका मतलब है स्ट्रैटेजी प्री प्लान होती है, जबकि टैक्टिक्स सही स्ट्रैटेजी का ऑन द स्पॉट एग्जीक्यूशन है। सिंपल वर्ड्स में, स्ट्रैटेजी यह डिसाइड करती है कि क्या करना है और टैक्टिक्स यह डिसाइड करती है कि उस मोमेंट पर कैसे करना है। इस यूनिट की हमारी 5th लास्ट सब यूनिट है कंसेप्ट ऑफ डोपिंग एंड इट्स डिसएडवांटेजेस, यानी डोपिंग की अवधारणा और इसके नुकसान। ओके, आज का अपना टॉपिक है डोपिंग। डोपिंग जानते हो क्या होती है? कोई बताना चाहता है? यस सर। बोलो। सर डोपिंग जो वो लोग इंजेक्शंस इंजेक्ट कर लेते हैं अपनी बॉडी में थोड़ा अच्छा परफॉर्म करने के लिए। अपनी एनर्जी परफॉर्मेंस। लेवल उससे हाई हो जाता है। गुड। अच्छा, होता यह है कि एनर्जी लेवल यानी कई तरीके की डोपिंग्स होती है, कई तरीके से अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाते हैं स्पोर्ट्स पर्सन। एक तो सिंपल तरीका तो ये होता है वो ट्रेनिंग करें, अच्छी डाइट लें, अच्छी कोचिंग लें। लेकिन कुछ इलीगल तरीके भी होते हैं, जैसे दवाइयाँ यूज करना, और दवाइयाँ भी वो वाली यूज करते हैं जो बैन ड्रग्स होते हैं, जो इलीगल है। तो इलीगल ड्रग्स को यूज करके जब कोई स्पोर्ट्समैन अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है तो इसे डोपिंग कहा जाता है। ये तो इसकी साधारण सी परिभाषा है। ठीक है, क्या है कि इलीगल ड्रग्स यूज करके जब कोई स्पोर्ट्स पर्सन अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर उठाता है तो उसे डोपिंग कहते हैं। लेकिन डोपिंग की जो असली परिभाषा है वो कुछ और है, जो वाडा ने दी है। वाडा क्या है? वाडा एक वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है ना। वाडा वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी है जो पूरी दुनिया में ये देखती है कि कोई स्पोर्ट्स पर्सन कोई ऐसी ड्रग्स तो नहीं ले रहा है जिससे वो इलीगली अपनी परफॉर्मेंस को ऊपर उठा रहा हो। तो वाडा ये कहती है कि डोपिंग तभी मानी जाएगी जब उसके द्वारा, वाडा के द्वारा दिए गए रूल्स में से कोई एक रूल भी अगर ब्रेक हो गया। अब वो रूल कौन कौन से हैं जो वाडा ने दिए हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि अगर किसी स्पोर्ट्स पर्सन के सैंपल में कोई भी ड्रग्स मिल जाता है, सैंपल क्या होता है? या तो ब्लड का सैंपल लेते हैं या फिर पेशाब होता है, यूरिन होता है, उसका सैंपल लेते हैं, और उसके अंदर अगर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन के सैंपल में कोई भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, कोई भी ड्रग्स मिल जाती है, इलीगल ड्रग्स, बैन ड्रग्स, तो उसे डोपिंग माना जाता है। पहला रूल तो ये कहता है। दूसरा रूल ये कहता है कि अगर उसने कोई, उसके के सैंपल में प्रेजेंस ना मिले, लेकिन अगर वो यूज करते हुए पकड़ा गया कोई भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, कोई भी बैन सब्सटेंस, तो भी ये डोपिंग माना जाता है।
तीसरी चीज होती है, अगर उसने किसी भी तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन करते हुए पकड़ा गया, यूज नहीं कर रहा, लेकिन अगर उसके पास उसने उसको उसकी प्रोसेसिंग कर रहा है, यूज करने के लिए तैयार कर रहा है, यूज किया नहीं अभी लेकिन यूज करने के लिए तैयारी कर रहा है, तो भी ये डोपिंग माना जाता है। अगर उसके पास रखा हुआ मिल गया कोई ऐसा बैंड ड्रग्स, उसने यूज ना किया हो, अगर रखा हुआ भी मिल गया उसके पास, तो भी ये डोपिंग माना जाता है। अगर अब क्या होता है, कई बार एथलीट से की डोपिंग चेक करने के लिए उससे सैंपल कलेक्ट किया जाता है। पेशाब, मान लो उसका पेशाब का सैंपल लिया और उसने पेशाब के साथ कोई ना कोई छेड़छाड़ कर दी। मतलब कई एथलीट क्या करते हैं कि वो अपने पेशाब के अंदर कोई ऐसी दवा मिला देते हैं जिससे जो इलीगल उसने ड्रग्स लिया उसका पता ना चले, ठीक है। या फिर वो क्या करते हैं, जो सैंपल होता है उनका, उसके पर वो टैग लगाते हैं डॉक्टर्स, वो टैग में कोड देते हैं एथलीट को ताकि उसकी आइडेंटिटी छुपी रहे। तो कई बार ये एथलीट क्या सोचते हैं कि अपना कोड ही बदल दे। तो इस तरीके की अगर कोई भी उसने छेड़छाड़ करने की कोशिश की एथलीट ने, तो ये भी डोपिंग माना जाता है। अगर कोई एथलीट ट्रैफिकिंग करते हुए पकड़ा जाए, ट्रैफिकिंग का मतलब होता है कि वो ड्रग्स को किसी दूसरे स्पोर्ट्स पर्सन को सप्लाई कर रहा है, तो भी ये डोपिंग माना जाता है। अगर कोई एथलीट अपना सैंपल देने से मना कर दे, सैंपल देना तो चलो दूर की बात है, अगर कोई एथलीट अपनी जगह ना बताए कि मैं कहां पर हूं, और देखो होता क्या है कि जब कंपटीशन चल रहा होता है तब तो एथलीट का पता होता है कि वो कहां पर होगा, वो कंपटीशन में ही होगा, कंपटीशन के वेन्यू पे। लेकिन कंपटीशन खत्म होने के बाद ऑफ सीजन में एथलीट अपने घूमने निकल जाते हैं, फैमिली के पास चले जाते हैं। तो तो वाडा का ये रूल है कि आप वाडा को बता के जाओगे आप कहाँ जा रहे हो। वाडा को बताना होता है कि आप कहाँ पर हो, अपना वेयर अबाउट बताना होता है। अगर कोई एथलीट ये वेयर अबाउट बताने से मना कर देता है, तो ये भी डोपिंग माना जाता है। अगर उसने बताया नहीं कि वो कहाँ पर है और वो किसी जगह पे चला गया, तो ये भी डोपिंग माना जाएगा। इसके अलावा अगर वो सैंपल देने से मना कर देता है कि मैं सैंपल नहीं दे रहा, तो ये भी डोपिंग माना जाता है। तो इनमें से अगर कोई एक रूल भी वायलेट हो गया, कोई एक भी वार्डन ने ये जो दिए हैं इसमें से वायलेट हो गया, पूरा नहीं हुआ फुलफिल, तो वो डोपिंग माना जाता है। ठीक है, तो इन चीजों को याद रखना, वैसे तो ये तुम्हें मिल ही जाएगी। अब क्या होता है, प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस, बैन ड्रग्स को कहा जाता है। प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस जो होते हैं वो बैन ड्रग्स होते हैं। ठीक है, और इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। दो तरीके के बैन ड्रग्स हैं, एक तो इन कंपटीशन बैन ड्रग्स हैं और एक आउट ऑफ कंपटीशन। हाँ, दो तरीके के बैन ड्रग्स हैं, एक तो है इन एंड आउट कंपटीशन और एक इन कंपटीशन। इन एंड आउट कंपटीशन का मतलब है वाले बैन ड्रग्स जिनको कभी नहीं लिया जा सकता, कंपटीशन के दौरान भी नहीं लिया जा सकता और कंपटीशन खत्म हो गया ऑफ सीजन में भी नहीं लिया जा सकता। तो ऐसे ड्रग्स को इन एंड आउट ड्रग्स कहा जाता है। और इन कंपटीशन वाले ड्रग्स होते हैं जिसको सिर्फ कंपटीशन के दौरान नहीं लिया जा सकता। अगर आप आउट ऑफ कंपटीशन हो तो इसको ले सकते हो। तो अब आगे देखते हैं वो कौन कौन सर से। अगर वो बैन होंगे जब भी दे सकते हैं? हाँ, बैन होंगे तभी भी ले सकते हैं, लेकिन ऐसा है ना, उन्होंने बता दिया इन कंपटीशन में बैन है, वो जब कंपटीशन के दौरान बैन है, कंपटीशन के बाद बैन नहीं है। ऐसा है ना, इन इन ड्रग्स का असर इमीडिएट होता है, इसलिए इमीडिएटली कंपटीशन के दौरान नहीं ले सकते, बाद में ले सकते हैं। और इनका असर भी थोड़े थोड़े टाइम तक ही रहता है। तो इन एंड आउट ऑफ कंपटीशन बैन ड्रग्स कौन कौन से होते हैं जो कभी नहीं ले सकते हैं? सबसे पहले है स्टेरॉइड। स्टेरॉइड एक ऐसा ड्रग्स है जिसे कभी भी लेना मना है, और कॉमनली तुमने इसका नाम भी सुना होगा, आगे सुनोगे भी। स्टेरॉइड सबसे ज्यादा लेते हैं स्पोर्ट्स पर्सन भी, और बॉडी बिल्डर्स, और ये जितने भी होते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, वो सभी स्टेरॉइड्स का यूज करते हैं। दूसरा होता है पेप्टाइड हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर और रिलेटेड सब्सटेंसेस।
ये भी स्टेरॉइड की ही तरह होते हैं, स्टेरॉइड नहीं होते पर काम यही करते हैं। अभी हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे आगे। बीटा 2 अगोनिस्ट होते हैं, पहले हम नाम देख लेते हैं। हार्मोन एंटागोनिस्ट मॉड्यूलेटर होते हैं, और डायरेटिक्स होते हैं, और मास्किंग एजेंट्स होते हैं। इनके बारे में भी अभी आगे बात करेंगे। इसके बाद सबसे पहले बात करते हैं एनाबॉलिक एजेंट्स कौन से होते हैं, स्टेरॉइड्स कौन से होते, क्या होते हैं। स्टेरॉइड्स हमारी बॉडी के अंदर है ना, एक हार्मोन रिलीज करता है। मेल बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, इसे मेल हार्मोन भी कहते हैं। तो ये मेल हार्मोन क्या होता है, मेल हार्मोन की वजह से हमारे मूछे, हमारी मसल्स ज्यादा हैवी होती है फीमेल के कंपैरिजन में, और हमारे बाल की ग्रोथ होती है, मूछें आती है। फीमेल्स में मूछें नहीं आती है, इसका कारण यही है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये इसका कारण होता है। तो ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसे मेल हार्मोन भी कहते हैं। और ये इस हार्मोन की वजह से हमें कई एडवांटेज मिलती है, हमारे बॉडी के अंदर कई तरीके की परफॉर्मेंस इंप्रूव होने में हेल्प होती है। क्या होता है, मेल के अंदर देखा होगा, मेल का जो मसल मास होता है, मसल्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं फीमेल के कंपैरिजन में, है ना। तो अगर मान लो हम एक्स्ट्रा टेस्टोस्टेरोन ले लें तो हमारे और ज्यादा मसल्स डेवलप हो जाते हैं। तो बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं ज्यादातर टेस्टोस्टेरोन या स्टेरॉइड इसीलिए लेते हैं ताकि उनके टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बढ़े और उनके मसल्स डेवलप हो ज्यादा। अब ये जो जितने भी इलीगल ड्रग्स होते हैं इनके साइड इफेक्ट्स जरूर होते हैं, इनसे भी तुमसे कई क्वेश्चंस आ जाते हैं तुम्हारे एग्जाम के अंदर, कई बार तुमसे पूछा जा सकता है इसके बारे में भी। तो क्या क्या साइड इफेक्ट्स होते हैं अगर आप स्टेरॉइड लेते हो। तो सबसे पहले मेल के अंदर जो डिसएडवांटेज होती है, उनके लीवर खराब हो जाता है, उनका बिहेवियर एग्रेसिव हो जाता है, ज्यादा गुस्सा आने लगता है, उनको हार्ट की प्रॉब्लम होने लग सकती है, हार्ट डिजीज होने लग सकती है, और गाइनकोमेशिया हो जाता है। गाइनकोमेशिया का मतलब है मेल के अंदर फीमेल की तरह ब्रेस्ट बनने लग जाती हैं, और फीमेल के अंदर क्या होता है, उनके अंदर ज्यादा मस्कुलर मसल्स बढ़ जाते हैं, उनके चेहरे पे और बॉडी पे हेयर ग्रोथ बढ़ जाती है, और उनका मेंस्ट्रुअल साइकिल जो डेट्स होती है उनका साइकिल बिगड़ जाता है। तो ये स्टेरॉइड के साइड इफेक्ट्स है। हाँ सर फीमेल का तो दूसरे हार्मोन होते हैं, तो फीमेल टेस्टोस्टेरोन क्यों लेगी? फीमेल के अलग हार्मोन होते हैं, पर फीमेल जो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रही होती है वो भी स्टेरॉइड लेती है अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। वो भी एंड सर ये टेस्टोस्टेरोन एंड ये डाइहाइड्रेट डिहाइड्रेट टेस्टोस्टेरोन। हार्मोन है। हाँ हाँ ये कौन सा है? ये भी हार्मोन है? टेस्टोस्टेरोन की जो डिराइव्ड फॉर्म होती है, ठीक है। तो ये टेस्टोस्टेरोन हमारी बॉडी में प्रोटीन का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं जिस वजह से मसल्स बढ़ने लग जाती हैं, ठीक है। तो ये इसके साइड इफेक्ट्स होते हैं, साइड इफेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आ जाते हैं तुम्हारे पास। इसके बाद पेप्टाइड हार्मोन है, ग्रोथ फैक्टर और रिलेटेड सब्सटेंसेस जो है। तो जैसा कि मैंने बताया था, पेप्टाइड हार्मोन, ग्रोथ फैक्टर, ये सब चीजें भी टेस्टोस्टेरोन की तरह ही काम करते हैं, जैसे स्टेरॉइड काम करता है बिल्कुल उसी तरह से करते हैं, लेकिन ये स्टेरॉइड नहीं होते, ये अलग तरीके के हार्मोन है। ग्रोथ फैक्टर जैसे लिखा हुआ है, ये बॉडी में ग्रोथ बढ़ा देते हैं, हड्डियों की, मसल्स की, ये सब चीजें बढ़ाने में हेल्प करते हैं। इनके साइड इफेक्ट्स क्या होते हैं, हाइपोग्लाइकेमिया। हाइपोग्लाइकेमिया का मतलब होता है कि बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, ब्रेन डैमेज हो जाता है, ब्रीद छोटी हो जाती है, वो मतलब सांस है ना उखड़ने लग जाती है, ब्रीद आने में दिक्कत होती है। अगला है बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट क्या करता है, ये हमारे बॉडी में जाके बॉडी की जो ब्लड वेसल्स होती है उसको, उसके साइज को बड़ा कर देता है। जब बॉडी में ब्लड वेसल का साइज ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन होता है वो ज्यादा सप्लाई होना शुरू हो जाता है, ब्लड का फ्लो बढ़ जाता है ना, ब्लड का फ्लो बढ़ जाएगा तो ऑक्सीजन ज्यादा सप्लाई होगा, ऑक्सीजन की ज्यादा सप्लाई होगी तो वो उसकी बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन मिलेगा काम करने के लिए, और वो ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाता है। तो बीटा 2 एगोनिस्ट भी एक ऐसी दवा है जो परफॉर्मेंस को बढ़ाती है, लेकिन ये अलग तरीके से बढ़ाती है। अब इसके साइड इफेक्ट्स क्या क्या, हाँ बात करते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स जो होते हैं, इसमें ट्रेमर, ट्रेमर का मतलब होता है हाथ
हाथ और पैर कपकपाना शुरू कर देते हैं। टैकीकार्डिया, टैकीकार्डिया का मतलब होता है जो तुम्हारी हार्ट रेट होती है वो बढ़ जाती है। और कार्डियक एरिथमियाज का मतलब होता है जो धड़कन की जो एक लय होती है ना, जो हमारा दिल धड़क रहा है वो एक लय के साथ धड़क रहा है, उसकी लय जो होती है वो लयबद्धता खत्म हो जाती है, मतलब कभी तेज धड़क रहा है कभी धीरे धड़क रहा है, तो उसमें रिदम जो होती है वो रिदम डिस्टर्ब हो जाती है। तो ये बीटा 2 एगोनिस्ट के साइड इफेक्ट्स हैं। इसके बाद आ जाते हैं हार्मोन एंटागोनिस्ट एंड मॉड्यूलेटर। हार्मोन एंटागोनिस्ट और मॉड्यूलेटर जो होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर जो फीमेल हार्मोन होता है एस्ट्रोजन, उसको कम कर देते हैं, उसकी प्रोडक्शन को। ठीक है, और ये एक्चुअली ये है ना, देखो जैसे बताया कि स्टेरॉइड जो होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, हमारे स्टेरॉइड की बात कर रहा हूँ जो सबसे पहले जिसके बारे में हमने बात की थी, स्टेरॉइड से हमारी बॉडी में परफॉर्मेंस तो ऊपर उठती है लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं। तो कुछ ऐसी दवाइयां बनी है जो स्टेरॉइड लेने के बाद जो साइड इफेक्ट्स होते हैं उन साइड इफेक्ट्स को दबाया जा सके, वो साइड इफेक्ट्स ना हो। तो उनमें से ये दवाइयां हैं हार्मोन एंटागोनिस्ट एंड मॉड्यूलेटर। तो जो भी लोग स्टेरॉइड लेते हैं वो ये दवाइयां जरूर लेते हैं, हार्मोन एंटागोनिस्ट और मॉड्यूलेटर, ताकि उसके साइड इफेक्ट्स ना हो। अगर किसी एथलीट के सैंपल में स्टेरॉइड नहीं मिला लेकिन अगर हार्मोन एंटागोनिस्ट और मॉड्यूलेटर मिल गया तो ये माना जाता है उसने स्टेरॉइड लिया है, और इससे पता लग जाता है कि हाँ उसने इलीगल ड्रग्स ली है, तो इसको भी इलीगल ड्रग्स की कैटेगरी में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये डोपिंग है अगर हार्मोन एंटागोनिस्ट और मॉड्यूलेटर से डायरेक्ट हमारी कोई परफॉर्मेंस नहीं बढ़ रही है, लेकिन ये साइड इफेक्ट्स को खत्म कर रहा है स्टेरॉइड के। ठीक है इसके बाद इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स के अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस एक प्रॉब्लम है, जो किसी की भी हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो ब्लड वेसल्स खराब होना शुरू हो जाती है। उसमें थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है वो डैमेज हो जाना शुरू हो जाती है, उसमें हार्डनेस आ जाती है और वो डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं। सिर दर्द बढ़ने लग जाता है और एब्डोमिनल पेन बढ़ने लग जाता है, पेट के अंदर जो दर्द होता है ये बढ़ने लग जाता है इन दवाइयों से। इसके बाद आते हैं डायरेटिक्स और अदर मास्किंग एजेंट्स। डायरेटिक्स वैसे जो होता है वो हमारी बॉडी से जो वाटर होता है ना उसको रिमूव करके हमारे बॉडी वेट को कम कर देता है। तो डायरेटिक्स क्या करता है, हमारे बॉडी से वाटर जो होता है पानी को रिमूव करके हमारे बॉडी वेट को कम कर देता है। ऐसे कई स्पोर्ट्स होते हैं जिसमें बॉडी वेट के हिसाब से मैचेस होते हैं, बॉक्सिंग है, रेसलिंग है, जूडो है, टाइकोंडो है, इसमें वेट कैटेगरी के हिसाब से कंपटीशन होता है। तो सेम वेट कैटेगरी वालों को मैच कराया जाता है, ज्यादा बड़े और छोटे को नहीं कराया जाता। कई लोग क्या करते हैं वो कम वेट कैटेगरी में खेलने के लिए अपने वेट को कम करते हैं, और वेट को कम करने के लिए वो दवाइयां ले लेते हैं, ये बैंड ड्रग्स है, इलीगल ड्रग्स ये ले लेते हैं। और वेट जब कम हो जाता है उसके बाद फिर वो कम कैटेगरी में खेल के एडवांटेज मिलती है, क्योंकि हल्के प्लेयर से खेलना पड़ रहा है ना। इसके साइड इफेक्ट्स में की बात करेंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स में डिहाइड्रेशन आता है, प्यास बहुत ज्यादा लगती है, डिजीनेस का मतलब होता है कि वो उसको चक्कर आते हैं बार बार, और उसका कोऑर्डिनेशन खराब होता है, उसका बैलेंस खराब होना शुरू हो जाता है अगर ज्यादा टाइम तक यूज करे। किडनी और लंग फेलियर का भी खतरा रहता है, किडनी खराब होने का और लंग्स खराब होने का भी डर रहता है इसकी वजह से। इन कंपटीशन वो वाले ड्रग्स हैं जो कंपटीशन के दौरान जब मैचेस चल रहे हैं तब नहीं ले सकते हैं, कंपटीशन के दौरान नहीं ले सकते हैं। तो इसमें कौन कौन से ड्रग्स आ जाते हैं, स्टिमुलेंट्स होते हैं, नार्कोटिक्स, कैनाबिनॉइड्स और ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड। इसके बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले स्टिमुलेंट्स है। सब स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, ये ऐसी दवाइयां होती है जिससे हमें थकान फील नहीं होती है और हमारी अलर्टनेस बढ़ जाती है। इसके साइड इफेक्ट्स में डिहाइड्रेशन आता है, कोऑर्डिनेशन और बैलेंस खराब हो जाता है और वेट लॉस हो जाता है इस स्टिमुलेंट्स लेने की वजह से। इसके बाद अगला वाले हार्ट प्रॉब्लम में भी इसमें डर रहता है। नार्कोटिक्स हमारी बॉडी में पेन को रिड्यूस करने के लिए लिया जाता है, ऐसी दवाइयां हैं जिससे पेन फील नहीं होता है। बॉक्सिंग जैसी गेम के अंदर या ऐसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स के अंदर ये वाली ड्रग्स ली जाती है। या फिर मान लो किसी खिलाड़ी को चोट लगी हुई और वो कंपटीशन में खेलना चाहता है, दौड़ना चाहता है, रनिंग करना चाहता है, तो वो ऐसे खिलाड़ी भी नार्कोटिक्स की दवाइयां ले लेते हैं
जिससे उनको दर्द फील नहीं होता और वो अपने कंपटीशन को बिना दर्द के खत्म कर लेते हैं। तो ये ड्रग्स भी जो है बैन ड्रग्स के अंदर आते हैं, ये नहीं बट सर ये तो use। कंपटीशन में बैन है ना। हाँ, अभी आपने कहा ये कंपटीशन में बैन है, फिर वो कंपटीशन के चलते में कैसे लेते हैं दवा? कंपटीशन के दौरान ही तो लेते हैं ना, जब मैच खेलना उनको दर्द फील ना हो उसी वक्त लेते हैं नारकोटिक्स, तो ये बैन है। वैसे ये बैन नहीं है नारकोटिक्स, अगर आप वैसे सोच रहे हो नारकोटिक्स की जो ड्रग्स जो आम लोग लेते हैं वो बैन है, वो कुछ देशों में बैन है, कुछ देशों में बैन नहीं है ना। ये तो अलग अलग देशों का वो है, लेकिन वाडा के हिसाब से हम बात कर रहे हैं, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, हम नॉर्मल लोगों के लिए बात नहीं कर रहे। ठीक है, तो नॉर्मल लोग जो स्पोर्ट्स के जो लोग होते हैं वो इन कंपटीशन नारकोटिक्स की दवाइयां बिल्कुल नहीं ले सकते। कई बार नारकोटिक्स ऐसी दवाइयों को बच्चे जो इस्तेमाल होता है वो ऑपरेशन करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए भी होता है, डॉक्टर्स यूज करते हैं। ठीक है ना, तो ये ऐसी दवाइयों को इन कंपटीशन नहीं लिया जा सकता, लेकिन आउट ऑफ कंपटीशन लिया जा सकता है इलाज के लिए। सर इस दवाई में वो नींद भी तो आती है इस दवाई को लेने के बाद, तो वो मैच कैसे खेल लेते? इतनी मैच के इतनी कोई वो नहीं आता है, इतनी कोई नींद नहीं आती है नारकोटिक्स सर से कोई। क्योंकि बहुत बहुत ज्यादा मात्रा में मिलने पे सर बेहोशी हो जाती है, हो जाते हैं तो लोग। बहुत ज्यादा मात्रा में लेगा क्यों कोई, वो इतनी मात्रा में लेगा जितनी उसका पेन खत्म हो जाए, है ना। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन यानी कि सांस में दिक्कत आती है, कॉन्स्टिपेशन खराब हो जाता है नारकोटिक से, कंसंट्रेशन कम हो जाता है अगर लंबे टाइम तक यूज करे इसको। इसके बाद कैनाबिनॉइड्स है, कैनाबिनॉइड्स भी इनका कोई डायरेक्ट इफेक्ट तो नहीं होता परफॉर्मेंस पे, पर ये क्या करते हैं, ये हमारे मूड को ऊपर उठाती है, हमारे मूड को अच्छा करती है। जब मूड अच्छा होता है तो खेलने का मन करता है ना, तो परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है। कैनाबिनॉइड्स एक तरीके के वैसे नेचुरल ड्रग्स होते हैं, इसलिए इनको अभी अलाउ नहीं है लेना। तो क्या इफेक्ट है इसके, साइड इफेक्ट्स इसके में हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है कैनाबिनॉइड लेने से, टाइम का पता नहीं चलता है, और जो ब्रोंकोडाइलेशन जो का मतलब है जो सांस लेने की जो नलियां होती है ना, पाइप्स होते हैं, उन पाइप्स का वो पाइप्स खुल जाते हैं, ज्यादा चौड़े हो जाते हैं, तो ये भी एक तरीके की प्रॉब्लम ही है। इसके बाद ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड है। ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हमारे ये भी, इनका भी कोई खास डायरेक्ट रोल तो नहीं होता, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें करती है, जैसे हमारे जो हार्ट की एफिशिएंसी, हार्ट के काम करने की क्षमता को बढ़ा देती है थोड़ा बहुत, और मूड को ऊपर उठाती है, और हमारे जो मसल्स होते हैं उनको एक्टिवेट कर देती है काम करने के लिए। इसके अगर साइड इफेक्ट्स देखेंगे तो इसके साइड इफेक्ट्स में मूड अल्टरेशन, मूड है ना, मतलब मूडी हो जाता है इंसान, अचानक से गुस्सा आना, अचानक से लो फील करना, अचानक से डिमोटिवेट हो जाता है, ये दिक्कतें आती है। फ्लूइड रिटेंशन यानी कि बहुत ज्यादा पानी शरीर के अंदर रुकना शुरू कर देता है, और हाइपर ग्लाइकेमिया हो जाता है। हाइपर ग्लाइकेमिया का मतलब है कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है हमारे शरीर में। तो इसके बाद ये तो सारे इलीगल ड्रग्स के बारे में बात हो गई, कौन कौन से ड्रग्स जो है इलीगल्स हैं। अब कुछ ऐसे तरीके हैं जो ड्रग्स तो नहीं लेते लेकिन लोग डोपिंग करते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इलीगल तरीके से ऊपर उठाते हैं, उसको प्रोहिबिटेड मेथड्स कहा जाता है। कुछ ऐसे तरीके हैं जिससे परफॉर्मेंस इलीगली ऊपर उठाई जा सकती है, जिसमें कोई ड्रग्स नहीं लेना पड़ता। तो इसके अंदर क्या क्या चीजें आ जाती है, इसके अंदर आ जाते हैं एक तो है O2 ट्रांसफर, ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देते हैं अपने शरीर के अंदर ब्लड डोपिंग करके। ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा कैसे बढ़ाते हैं, अपने शरीर में ब्लड डोपिंग कर लेते हैं। ब्लड डोपिंग क्या होती है बच्चे, ब्लड डोपिंग जो होती है अपने ही ब्लड को स्टोर करके रख लेते हैं कंपटीशन से पहले, और जब जिस दिन कंपटीशन होता है तो उस ब्लड को दोबारा से अपनी बॉडी में डाल लेते हैं, जिससे शरीर के अंदर ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है और ऑक्सीजन बढ़ जाता है। तो ये जो है वो बैन है ब्लड डोपिंग करना। कुछ आर्टिफिशियल तरीके से ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाते हैं, जैसे ऑक्सीजन के सिलेंडर्स होते हैं, ऑक्सीजन होती है ना, वो अलग से अपनी बॉडी में ले लेते हैं, तो ये भी एक तरीका होता है ऑक्सीजन बढ़ाने का। कुछ लोग क्या करते हैं, केमिकल एंड फिजिकल मैनिपुलेशंस करते हैं, कई और तरीके होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया था सैंपल्स के साथ छेड़छाड़ करना भी
जो होता है वो एक तरीके की डोपिंग मानी जाती है। किसी एथलीट का सैंपल लिया और अगर वो सैंपल के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, उसमें कुछ मिला रहा है या उसके कोड चेंज कर रहा है, तो ये भी डोपिंग माना जाता है। तो ये मेथड्स होते हैं प्रोहिबिटेड। और जीन डोपिंग एक होती है। जीन डोपिंग में क्या करते हैं, जो इंसान के जीन्स होते हैं, माता पिता से जो गुण मिले उनको बदल देते हैं। मान लो किसी की हाइट कम होती है और वो अपनी हाइट बढ़ाना चाहता है, बास्केटबॉल या वॉलीबॉल जैसी गेम खेलना चाहता है, तो अपने वो ऐसे जीन्स डाल लेता है बॉडी के अंदर जिससे उसकी हाइट बढ़ जाए। तो इसे जीन डोपिंग कहा जाता है, इस तरीके की डोपिंग को। अल्कोहल एक ऐसी चीज है जिसको मना किया हुआ है, ये प्रोहिबिटेड मेथड्स में आते हैं। अल्कोहल को नहीं लिया जा सकता, कंपटीशन के दौरान नहीं लिया जा सकता है, ठीक है। और जीन डोपिंग के भी कुछ साइड इफेक्ट्स है? जीन डोपिंग के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, अभी बात करेंगे आगे। बीटा ब्लॉकर्स, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं, ये भी एक तरीके की दवाइयां हैं जिसको नहीं लिया जा सकता। तो एनहेंसमेंट ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसफर के क्या साइड इफेक्ट्स हैं, अभी बताए थे। ये ब्लड डोपिंग और आर्टिफिशियल तरीके से बढ़ाता है अपने ऑक्सीजन शरीर के अंदर। इससे क्या होता है, एक तो हार्ट फेलियर का खतरा हो जाता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लड के अंदर इन्फेक्शन होने का डर होता है, किडनी फेल होने का डर हो जाता है। केमिकल और फिजिकल मैनिपुलेशन जो होता है वो टेम्परिंग विद सैंपल है, तो इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर पकड़ा जाए ये करता हुआ तो इस पे बैन लग जाता है खिलाड़ी पे। जीन डोपिंग के अंदर, जीन डोपिंग में क्या कर रहे हैं बताया था, तुम्हारे जीन्स बदल देते हैं या अलग से जीन्स डाल देते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स में क्या होता है कि जो उसका नेचुरल जीन्स होता है उसका वो नहीं होके दूसरा जीन आता है, तो उसका कंट्रोल कम हो जाता है, यानी कि अनइवन अनइवन बॉडी की ग्रोथ होने लग जाती है। कई बार हाथ लंबे हो जाते हैं, पैर लंबे हो जाते हैं, किसी का सिर ज्यादा चौड़ा हो गया, छोटा हो गया, अजीब सा शरीर लगने लग जाता है। ये होती है जीन डोपिंग के साइड इफेक्ट्स। इसके बाद स्ट्रोक और हार्ट अटैक का भी खतरा बढ़ जाता है। अल्कोहल होते हैं, अल्कोहल को नहीं लिया जा सकता कंपटीशन के दौरान। अल्कोहल से क्या होती है, एंग्जाइटी कम होती है, इसलिए कई बार लोग जो होते हैं वो अल्कोहल को पीते हैं। इसके साइड इफेक्ट्स के अंदर डिहाइड्रेशन आता है, पानी की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, वो अंदाजा ठीक से लगा नहीं पाता है कई चीजों का, प्रॉब्लम होती। बीटा ब्लॉकर्स कुछ ऐसी दवाइयां होती है, इट हैज कामिंग इफेक्ट। ये जो होते हैं ये हमारे मूड, हमारे जो नर्वसनेस होती है ना उसको खत्म करते हैं। जैसे कई बार कंपटीशन से पहले इंसान घबरा रहा होता है, कई बार तुम्हारा एग्जाम होता है ना, तुम एग्जाम से पहले घबरा रहे होते हो, एंग्जाइटी हो रही होती है, नर्वस हो रहे होते हो, तो ये नर्वसनेस को कम कर देते हैं ये बीटा ब्लॉकर्स। इसके साइड इफेक्ट्स में तुम्हारा पेट खराब हो जाता है, डायरिया हो सकता है, नोजिया हो सकता है, जुकाम वगैरह, सेक्सुअल डिस्फंक्शन होने का खतरा रहता है और हार्ट प्रॉब्लम्स आने का खतरा रहता है। तो ये सारे तुम्हारे साइड इफेक्ट्स हैं बीटा ब्लॉकर्स के, और जितने भी हमने ड्रग्स के बारे में बात की है। अगर आप इसी तरह फिजिकल एजुकेशन के टॉपिक्स आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो हमारी बुक ले सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों की हेल्प हो सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस आपसे मिस न हो। और लास्ट में थैंक्स फॉर वॉचिंग।